हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं अंकित राजपूत। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी के बारे में भी पढ़ेंगे और एंड में जाके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। इससे पहले वाली वीडियोस में हम कवर कर चुके हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इस वीडियो हम क्या कवर करेंगे? ओम्स लॉ। तो सबसे पहले ओम्स लॉ, उसके लिए देखो आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए एक ये क्या फ्लोर है, ये इस तरीके से मान लीजिए एक ये फ्लोर है और दूसरी तरीके से ये हमारी एक फ्लोर है। दोनों सेम है, ठीक है, दोनों सेम फ्लोर माने क्या है, दोनों हमारी सेम फ्लोर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या, ये मान लीजिए यहाँ पे हमारी एक पानी की टंकी है और यहाँ पे भी हमारी एक क्या वाटर की टंकी है, पानी की। अब मान लीजिए यहाँ से हमने एक ये पाइप लगाया है और यहाँ पे नीचे जाके हमने क्या लगा दिया, एक पंप लगा दिया। ठीक है, उसी तरीके से ये हमारी यहाँ पे भी सेम, और ये हमारा सेम पाइप गया है और यहाँ पे भी क्या लगा दिया हमने, एक पंप लगा दिया। ये हमारा, इसमें मान लीजिए हमने डबल पंप लगा दी, ये पावरफुल पंप है, पावरफुल। ठीक है, कैसा पंप है ये हमारा? पावरफुल। ठीक है, ये हमारा पावरफुल पंप है और ये हमारा सिंपल पंप है। तो आप बताओ, जब ये हमारी टंकी भरेगी तो बताओ ये पंप से सबसे पहले कौन सा भरेगी, ये वाला पंप भरेगा या फिर ये वाला पंप भरेगा? तो आप कहोगे ये हमारा पावरफुल है, जो पावरफुल पंप है वही भरेगा जल्दी। उसी तरीके से हमारा ओम्स लॉ डिफाइन है। देखो क्या है, जितना ज्यादा हमारा करंट होगा, जो हमारा है ना, जो करंट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? पोटेंशियल डिफरेंस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यही ओम्स लॉ ने कहा था। क्यों? देखो मान लीजिए, देखो उसी तरीके से मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस, मान लीजिए पंप, पंप क्या हो जाएगा हमारा? पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम किससे करते हैं? बी। देखो जितना ज्यादा पंप की स्पीड होगी उतना ही जल्दी क्या होगी, हमारी टंकी भरेगी, उतना ही ज्यादा क्या आएगा, वाटर। तो उसी तरीके से यहाँ पे हमको किसकी बात करना है? करंट की। मान लीजिए जितना ज्यादा, जो हमारा जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मतलब जितनी ज्यादा बैटरी होगी, जितनी ज्यादा बड़ी बैटरी होगी उतना ही क्या ज्यादा हमारा क्या होगा, करंट होगा। मान लीजिए देखो इसी तरीके से एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए हमारा क्या है, एक बल्ब है, ठीक है, और ये हमारी एक बैटरी है और ये हमारी एक स्विच है। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो पहले हमने इसमें 12 वोल्ट करंट पास कराया, तो मान लीजिए हमारा यहाँ पे एक एमीटर लगा है। क्या लगा है? एक एमीटर लगाएगा इस तरीके से। तो जब हमारी 12 वोल्ट की बैटरी थी, ठीक है, तो मान लीजिए एग्जांपल के लिए मान लेते हैं उसने कितना करंट मेजर किया, मान लेते हैं उसने 1 एम्पियर करंट मेजर किया। ठीक है, उसी तरीके से हमारा दूसरा, ये दूसरा बल्ब लगाया। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या लगाया, एक दूसरा बल्ब लगाया और ये स्विच और ये बैटरी, और यहाँ पे फिर से एमीटर लगाया। इस बार हमने मान लीजिए यहाँ पे मान लिया 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी। कितने वोल्ट की बैटरी लगा दी? 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी। ठीक है, देखो बच्चों अब यहाँ पे देखना, देखो जब हमारा 12 एम्पियर का, तब हमने 12 वोल्ट की बैटरी लगाई थी तो हमारी करंट कितना मिल रहा था? 1 एम्पियर करंट मिल रहा था। देखो अब की बार हमने 12, मतलब देखो ज्यादा ज्यादा बैटरी ज्यादा पावरफुल बैटरी लगाई है, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा करंट भी ज्यादा होगा। मान लेते हैं एग्जाम के लिए आपकी बार हमारे लिए 2 एम्पियर करंट हुआ, तो इसका मतलब क्या था? इससे हमें क्या पता चल रहा है? हमने देखो जब बैटरी बढ़ाई तो हमारा करंट भी बढ़ रहा है। तो वही सेम ओम्स लॉ ने कहा था। ओम्स लॉ ने क्या कहा था? जो हमारा करंट है किसका है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसकी? पोटेंशियल के डिफरेंस की। तो हम इसको इस तरीके से लिखें, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या फिर लिख सकते हैं वोल्टेज। वोल्टेज को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। किसको बोलते हैं? वोल्टेज को ही बोलते हैं। जो हमारा वोल्टेज था वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, देखो लेकिन उन्होंने एट कांस्टेंट टेम्परेचर किस पे बात की थी? कांस्टेंट टेम्परेचर पे की थी। द करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। उन्होंने कहा था जब कांस्टेंट टेम्परेचर लेना है। अब देखो इसके बारे में बात करेंगे, आखिर कांस्टेंट टेम्परेचर ही हमको क्यों लेना है, और हमारा जो करंट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मान लेते हैं हमारी ये वोल्टेज है। अब आपको पता होगा जब भी हम ये, इसको क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल का साइन बोलते हैं। जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमारा कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म आता है। तो उसी तरीके से हमारा यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म आता है आर, जिसको आप बहुत देर से पढ़ रहे होंगे, रेसिस्टेंस। हम बहुत देर से बात कर रहे हैं रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या होता है? तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? रेसिस्टेंस। और ये कैसी होती है? कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म। ये कांस्टेंट टर्म होता है और इसी कांस्टेंट टर्म को हम कहते हैं रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? रेसिस्टेंस बोलते हैं। देखो आपको ये भी पता होगा, इसको एक तरीके से देखो, इतना समझ आया। अब देखो आखिर कांस्टेंट टेम्परेचर ही क्यों लेना है हमारे लिए? क्या कांस्टेंट टेम्परेचर ही क्यों लेना है? तो उसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? रेसिस्टेंस समझना पड़ेगा। उसको थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, तभी हम बताएंगे आपको आखिर कांस्टेंट टेम्परेचर ही क्यों लेना है। देखो इसका मतलब क्या होगा,
देखो V मतलब क्या, देखो यदि हमारा वोल्टेज बढ़ रहा है तो क्या होगा, करंट भी बढ़ेगा। क्या वोल्टेज बढ़ रहा है तो हमारा कैसा होगा, करंट भी इंक्रीज होगा। क्यों करंट इंक्रीज, क्योंकि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, करंट की है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रेसिस्टेंस क्या होता है, तो हम थोड़ा रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो रेसिस्टेंस में हमने आपको कई बार बताया होगा, रेसिस्टेंस कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो करंट को क्या करती है, कम करती है, रेसिस्ट करती है, मतलब रोकने का काम करती है, उसको बहने में रोकने का काम करती है, उसी को क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं। देखो उसके भी बारे में कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, थोड़ी पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर which oppose the flow of current in the circuit। देखो जो हमारा होता है रेसिस्टेंस, क्या होता है, रेसिस्टेंस कंडक्टर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि क्या करती है, जो हमारा करंट है उसको अपोज करती है डायरेक्शन में बहने के लिए, अपोज करती है। कौन करता है, हमारा रेसिस्टेंस। देखो आखिर क्यों करता है रेसिस्टेंस, देखो मान लेते ये हमारा एक कंडक्टर है, ये क्या है हमारा, ये इस तरीके से कंडक्टर है। देखो आपको पता होगा इस तरीके से हमारी क्या लगी होती है, बैटरी लगी रहती है, ये इस तरीके से हमारी बैटरी लगी रहती है सेम। अब एक बार बताओ इसके अंदर क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये मान लेते हैं ये एटम्स है, अभी इलेक्ट्रॉन ना मानो, अभी क्या है ये हमारे एटम्स है। ठीक है, ये कैसे हमारे एटम, और एटम्स के अंदर ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं, एटम्स के अंदर ही क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन। देखो हमारे इलेक्ट्रॉन अभी क्या कर रहे हैं, यहीं पर रैंडमली मूव कर रहे हैं कहीं भी, इसी के अंदर जो एटम है ना, ये बहुत सारे एटम है, इसके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन अभी ये तो हमारे एटम्स है। अब एटम्स के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो अभी वो इलेक्ट्रॉन अभी कहीं भी इस कंडक्टर के अंदर रैंडमली मूव कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, इधर उधर कहीं भी जा रहे हैं, लेकिन उनका भी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं कि वो फ्लो करते जाए सर्किट में। जब हमने इसकी बैटरी से कर दी तो हमारे इलेक्ट्रॉन इस साइड को फ्लो कर रहा है और करंट उसकी अपोजिट में जाता है। तो देखो जब हमारे इनको करंट, जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो गए तो आपको पता होगा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनको जाना इतना आसान नहीं रहता। जैसे कि हमारा मान लेते हैं, एक हमने यहाँ पे फिर से एक कंडक्टर बनाया और ये हमारी इलेक्ट्रॉन बना लिए इस तरीके से, ये क्या बना लिए, हमारे एटम्स बना लिए, इलेक्ट्रॉन्स नहीं एटम्स। तो आपको पता होगा इस इलेक्ट्रॉन से जब हमारा एटम इधर जाएगा, इनके बीच में से निकलेगा, तो उसको निकलना आसान नहीं होता। कभी क्या होगा, जो हमारा एटम होता है, एटम के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो वे क्या करते हैं, कभी उसको अट्रैक्ट करेंगे और जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो रिपेल करेंगे, तो क्या होगा उसके अंदर से वो आगे पीछे नहीं खिसक पाते, उसी की वजह से हमारा क्या होता है, करंट रुकता है। तो वही उसी को क्या कहते हैं, हम रेसिस्टेंस कहते हैं। रेसिस्टेंस कंडक्टर की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो करंट को अपोज करती है, रोकती है उसको। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम करंट बोलते, वो रेसिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आके कांस्टेंट टेम्परेचर ही क्यों, आके कांस्टेंट टेम्परेचर ही क्यों, तो देखो मान लीजिए हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, क्या कर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। देखो जैसे कि आप जानते हो, जैसे कि लोहा है, यदि उसको गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो इजीली मुड़ने लगेगा। क्यों मुड़ रहा है, जो उसके एटम्स है वो क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है। तो उसी तरीके से जब हम गर्म करते हैं तो क्या होते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो ज्यादा रिलीज होने लगते हैं, ज्यादा अमाउंट में एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। यदि जितने ज्यादा एटम है ना, जितने ज्यादा हमारे एटम फ्लो करेंगे, जितने ज्यादा हमारे सॉरी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, जितने ज्यादा हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, तो उतने ही ज्यादा क्या होंगे, कॉलिजन्स। क्योंकि हमारे पता है जो एटम आपस में रगड़ते हैं, घसटते हैं, तब जाके आगे वो बढ़ पाते हैं, लेकिन जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही ज्यादा कॉलिजन्स होंगे। तो जितने ज्यादा कॉलिजन होंगे तो हमारा रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा करंट होगा, करंट कम होगा। यदि हमारा करंट कम हुआ तो क्या होगा, वोल्टेज की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हो जाएगा। क्यों, हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं लेकिन हमारा करंट रुक रहा है। क्यों रुक रहा है, उसमें रेसिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही हमारा ओम्स लॉ डिफाइन होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, तो अब देखो हमारा रेसिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, जैसे कि हमारा ये हमारा ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या था, V इज इक्वल टू में हमारा होता है RI या IR लिख सकते हैं। ठीक है, अब रेसिस्टेंस को साइड लगेंगे, हमने रेसिस्टेंस को इधर लाया तो ये कल क्या हो जाएगा, ये हमारा R एज था और ये V नीचे जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये रेसिस्टेंस का फॉर्मूला बन जाता है। अब देखो करंट को किससे डिनोट करते हैं, A से, मतलब एम्पियर। उसी का वोल्टेज को किससे डिनोट करते हैं, वोल्टेज को V से ही डिनोट करते हैं। तो इसकी हमारी SI यूनिट क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस की हमारी SI यूनिट हो जाएगी V
इनवर्स वोल्टेज या इनवर्स वोल्टेज इस तरीके से हो जाएगी। और इसी को क्या बोलते हैं हम, ओम। क्या बोलते हैं, ओम। तो हमारी रेसिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, ओम। क्या होती है, ओम। ओम हो जाएगी इसकी एसआई यूनिट। और इसको डिनोट किस करते हैं, ये तो हमारी क्या आ गई थी, एसआई यूनिट। यहाँ पे लिख देंगे एसआई यूनिट। ये किसकी आ गई थी, रेसिस्टेंस की हमारी एसआई यूनिट आ गई थी, ओम आ गई है। ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं तो यहाँ पे लिख देंगे, आप इसी के नीचे लिखना, यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोटेड करते हैं ओमेगा। ये क्या होता है, ओमेगा। ये कुछ इस तरीके से बनता है, ये इस तरीके से बनता है हमारा ओमेगा। इसको क्या बोलते हैं, ओमेगा, ओमेगा। ठीक है, इतना समझ में आया। तो इसी से रिलेटेड हमारा एक छोटा सा टॉपिक और रह जाता है। तो सबसे पहले मैं इसको रफ करता हूँ। आपका फेवरेट क्वेश्चन सीबीएसई पूछी, आकर डिफाइन करो 1 ओम क्या होता है। आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रफ करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आखिर 1 ओम क्या होता है। देखो रेजिस्टेंस को आपको पता ही चलेगा क्या होता है। कंडक्टर की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो करंट को क्या करती है, अपोज करती है आगे फ्लो होने में। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, हमारी ओम होती है। और इसको डिनोटेड किससे करते हैं, ओमेगा। इस तरीके से हमारा क्या होता है, ओमेगा। ठीक है, तो एक बार और मैं यहां पे लिख देता हूं, रेसिस्टेंस। इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी हमारी, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट हमारी क्या हो जाएगी, ओम। एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, ओम हो जाएगी। ठीक है, और उसी तरीके से हमारी डिनोट किससे करते हैं, डिनोटेड बाय ओमेगा। इस तरीके से किससे करते हैं, ओमेगा से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन क्या होता है, डिफाइन 1 ओम। आखिर 1 ओम क्या होता है, उसको डिफाइन करते हैं। तो देखो यदि हम क्या होते हैं, एक बैटरी के अंदर 1 वोल्ट का करंट पास, 1 वोल्ट का करंट पास का, 1 वोल्ट की बैटरी से 1 एम्पियर करंट पास करवाएं, उसी को क्या बोलते हैं, हम 1 ओम बोलते हैं। क्या करवाएं, 1 वोल्ट की बैटरी से 1 एम्पियर करंट पास करवाएं, उसी को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ओम। तो इसको लिख सकते हैं, व्हेन potential difference applied, when potential difference of 1 volt apply to its end, a current of 1 ampere flow through it, फ्लो थ्रू इट। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, हमारी डेफिनेशन हो जाएगी 1 ओम की। देखो क्या हो जाएगी, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारी वोल्टेज है कितने का, अपना 1 वोल्ट अप्लाई करें, 1 वोल्ट अप्लाई करें और हमारा करंट कितना हो, 1 एम्पियर फ्लो हो, तो उसी को हम क्या बोल देंगे, उसी को बोलेंगे ओम्स लॉ। जैसे कैसे, देखो रेजिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू में क्या था, वी अपॉन आई। ये हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, क्या रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू में वी अपॉन आई। ठीक है, जो ओमेगा को डिनोट करते हैं, देखो ऐसा ही डिनोटेड बाय रेसिस्टेंस को तो हम किससे डिनोट करते हैं, आर से। देखो रेसिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं आर से डिनोट करते हैं। जो ओमेगा, ओमेगा होता है ना, जो ओम, ओम को किससे सिंबल्स में रिप्रेजेंट करते हैं, ये उसका सिंबल होता है। ये जैसे करंट को किसमें करते हैं, एम्पियर, तो उसका सिंबल क्या होता है, ए। तो उसी तरीके से ओमेगा, एम्पियर मतलब ओमेगा मान लो, तो एम को डिनोट करते हैं ओमेगा से। तो ये क्या होता है हमारा, इसको बोलते हैं ओमेगा। ओमेगा डिनोट कर, इसको डिनोटेड करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से। ओमेगा एसआई यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, ओम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि 1 ओम क्या होता है, जब हम 1 वोल्ट की बैटरी को अप्लाई करेंगे, हमारा करंट 1 एम्पियर पास होगा, तो उसी को क्या बोल देंगे, हम 1 ओम से बोल देंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो आगे, तो देखो हमने यहाँ पे फॉर्मूला पुट किया, तो हमने वोल्टेज कितना अप्लाई कर रहा है, 1, और करंट कितना पास कर रहा है, 1, तो उसी को क्या बोलेंगे, उसी तरीके से रेजिस्टेंस भी हमारा क्या आएगा, 1 ओम। या इस तरीके से इसको ये भी डिनोट करते हैं 1 ओम, तो उसी को हमने 1 ओम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। तो देखो अब हम पढ़ते हैं कि ग्राफ, वी और आई का ग्राफ क्या होता है। ठीक है, वी और आई का ग्राफ पढ़ते हैं, तो मैं पहले इसको रफ करता हूं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ग्राफ बिटवीन वी एंड आई। ग्राफ बिटवीन वी एंड आई। अब हम ग्राफ पढ़ेंगे वी और आई का। ठीक है, ग्राफ के थ्रू हमें क्या करना है, रेसिस्टेंस को फाइंड करना है। मतलब आपके पास कभी ग्राफ बनाने आया है तो आप उससे भी रेसिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से
देखो हमने यहाँ पे ले लिया, मान लीजिए 1 मिनट, यहाँ ये हमारा एक्स एक्सेस होता है और ये हमारा क्या होता है वाई एक्सेस होता है। ये तो आपने अच्छे से पढ़ा ही होगा। अब देखो v और i का मतलब हमें यहाँ पे v और i, आप चाहो यहाँ पे i लिख सकते हो या आप v लिख सकते हो, हमने यहाँ पे i लिख दिया। या आप इसको ऊपर भी लिख सकते हो नीचे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमारा करंट इस तरीके से इंक्रीज होगा और वोल्टेज हमारा इस तरीके से इंक्रीज होगा जितनी वैल्यू। पहला पॉइंट मान लेते हैं हमने ये लिया, आपको पता है मान लीजिए हमारा यहाँ पे था करंट 1 वोल्ट की बैटरी मान ली, पहली वोल्ट की बैटरी मान ली और हमने करंट उसमें से कितना पास कर रहा है 1.5 एम्पियर। ये सपोज कर ली, पहली वैल्यू से हमने सपोज कर ली। अब क्या किया हमने, वोल्टेज यहाँ पे बंद था तो हमारी एम्पियर भी कितना मिला था 1 एम्पियर मिला था। अब हमने क्या कर दिया, बैटरी को डबल कर दिया, मतलब 1 का 2 गुना कर दिया, डबल कर दिया। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा करंट भी डबल होगा। क्यों करंट डबल क्यों होगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इसका मतलब हमारा करंट भी कैसा होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम यहाँ पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो मतलब करंट भी डबल करेंगे। करंट पहले कितना था 0.5, इसका डबल किएंगे तो कितना 0.5 प्लस 0.5 तो हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब मान लेते हैं हमने 3 गुना कर दिए, पहले हमारी वोल्टेज 1 थी, अब इसका हमने कितना कर दिया 3 टाइम्स, तो इंटू 3 कर देंगे तो हमारा कितना कर दिया 3 की बैटरी कर दी, तो हमने क्या मान लिया यहाँ पे 3 कर दिया। तो उसी तरीके से 3 गुना हमारा करंट क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग में क्या था 0.5 और इंटू कितना करेंगे 3 टाइम्स बढ़ा दी तो हमारा कितना हो जाएगा 1.5, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1.5। तो यहाँ पे हमारा इस तरीके से देखो, दूसरी बार में हमारा यहाँ पे कुछ पॉइंट बनेगा, ठीक है, और तीसरी बार में हमारा इस तरीके से कुछ पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये इस तरीके से पॉइंट बने, क्यों, जब हमारा करंट 2 एम्पियर होगा तो वोल्टेज हमारा 2 एम्पियर होगा तो हमारा करंट कितना होगा 1 एम्पियर का होगा। देखो बच्चों ध्यान सुनो, अब देखो एक और मान लेते हैं, इसके बाद ये हमारा करंट मान लेते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं करंट, ठीक है, इस तरीके से लिख दी। अब मान लेते हैं हमने बैटरी को और बढ़ा दिया, 4 टाइम्स कर दिया, स्टार्टिंग की हमने 4 टाइम्स कर दिया, तो पहले बंद दिया 4 टाइम्स किया तो कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे 4। उसी तरीके से अब हमारा करंट भी 4 टाइम्स होगा, जितना हम वोल्टेज को डबल कर रहे हैं उतना ही, पहले कितना था 0.5, अब उसको डबल कर दिए तो यहाँ पे कितना बचेगा 20, लेकिन एक पॉइंट था तो यहाँ मतलब करंट कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। तो इस तरीके से एक पॉइंट और हमारा ये बन जाएगा, ग्राफ का बन जाएगा, ठीक है। अब देखो जो हमारा ये देखो, तो ये जो हमारी, आप इसको पता होगा ये स्लोप, ये क्या होती है हमारी एक तरीके से स्लोप, क्या होती है हमारी ये स्लोप होती है, ये इसको हम स्लोप बोलते हैं। जो हमारा एंगल बनता है जो उसमें हमेशा कहां से बनेगा एक्स एक्सिस से बनेगा, लेकिन हमारी स्लोप यहाँ से स्टार्ट हो रही, तो हमें इस तरीके से यहाँ पे एक ऐसी लाइन खींचना पड़ेगी, ठीक है, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा थीटा हो जाएगा। लेकिन हमारा स्लोप जा कहां तक रहा है, यहाँ तक 4 तक जा रहा है, वोल्टेज के और करंट के यहाँ तक, तो हम इसको यहीं तक नीचे कर लेंगे इतना, ये इस तरीके से हम ऐसा ग्राफ बनाएंगे। जो आपको पता होगा स्लोप, जो हमारा क्या होता है स्लोप, इसको स्लोप बोलते हैं। अब स्लोप जो हमारा स्लोप होता है वो किसके इक्वल में होता है, tan थीटा के इक्वल में होता है। और थीटा की वैल्यू क्या होती है हमारी p अपॉन में b, और ये p देखो आप इसको दो तरीके से पढ़ सकते हैं। p परपेंडिकुलर, देखो इसके सामने वाली क्या होती है हमारी परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर, और ये नीचे वाला क्या होता है बेस। तो इसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं रेसिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। देखो किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, जैसे ये मान लीजिए ये हमारा इस तरीके से ग्राफ है। अब मान लीजिए पहले हमारा करंट ये था, ये किसका है, ये किसको डिनोट कर रहा है करंट को। देखो ये करंट है ना, एक्सेस पे जितने पॉइंट होंगे ये करंट के पॉइंट्स है। तो मतलब देखो हम किस तरीके से करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हमारा कैसा करंट, और ये सामने क्या है वोल्टेज, परपेंडिकुलर है ये ऐसा, परपेंडिकुलर क्या है हमारा वोल्टेज, तो पहले लिखेंगे V और अपॉन में I। देखो ये बेस कौन सा हमारा I, आर्क बेस, देखो ये बेस, देखो बेस में हमारा कैसा बढ़ रहा है करंट बढ़ रहा है, लेकिन ये इंक्रीज कर रहा है। तो उसी तरीके से हम देखो V और I हमारी क्या देता है रेसिस्टेंस, क्या दे रहा है हमारी रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा R इज इक्वल टू V अपॉन I, और V अपॉन I से हमारा क्या बना है रेसिस्टेंस। तो इससे पता चलता है कि हम ग्राफ के थ्रू भी क्या कर सकते हैं रेसिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। तो मान लीजिए पहले हमारा क्या है P परपेंडिकुलर, सबसे देखो परपेंडिकुलर ये है हमारी ये, तो सबसे इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है 4 माइनस 1 कितना इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। और उसी तरीके से करंट हमारा फाइनल कितना था 2, यहाँ पे लिखेंगे 2, और इनिशियल कितना था 0.5 माइनस 0.5, तो यहाँ पे कोई 3 अपॉन में इसको माइनस करेंगे तो 1.5, यहाँ से पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे 0, इसको कैंसिल किया तो हमारा कितना आ रहा है रेसिस्टेंस हमारा आ रहा है 2 एम्पियर।
ओम, सॉरी ओम, कितना आ रहा है 2 ओम आ रहा है। रेजिस्टेंस हमारा कितना आ रहा है 2 ओम आ रहा है रेजिस्टेंस। ठीक है, देखो आप इस तरीके से V वोल्टेज हमारा कितना है, उसी तरीके से यहाँ पे भी देखो वोल्टेज, ये वोल्टेज है, वोल्टेज निकालेंगे 2 - 1 सेम आएगा, सॉरी वोल्टेज किस तरीके से निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल 4 - 1। देखो चाहे आप P/V लिख दो चाहे V/I लिख दो, बात बराबर है। उसी तरीके से देखो हमें करंट फाइंड करना है, तो करंट फाइनल में कितना पहुंचा और इनिशियल शुरुआत में हमने कितना था जी -0.5, तो अगेन कितना मिला 3.1/5, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा तो वापस कितना मिला 2, तो हमारा रेजिस्टेंस कितना आ रहा है 2 ओम ही आएगा, चाहे आप ये पुट करो चाहे आप ये पुट करो। तो सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ आए। ठीक है, पहले मान लेते हैं हम थोड़ा सा सिंपल से न्यूमेरिकल्स लेते हैं। ठीक है, एक सर्किट है, क्या है, मान लेते हैं हमारे पास एक सर्किट है, उसमें कितनी वोल्टेज बैटरी लगाई गई है, बैटरी मान लेते हैं 12 ओम्स की बैटरी लगाई है, सो वोल्टेज की 12 वोल्ट की एक कोई सी मान लेते हैं हमारा बल्ब को जलाने के लिए हमने एक सर्किट बनाएगा, उसमें 12 वोल्ट की बैटरी लगाई है, उसमें से हमने करंट पास करवा दिया, हमने मान लेते हैं 2 एम्पियर करंट पास करवा दिया, करंट मतलब एम्पियर, करंट यहाँ पे क्या लिखेंगे आई। तो हम अब हमसे पूछा जा रहा है कि उसमें रेजिस्टेंस, उसमें करंट कितना रुक रहा है, रेजिस्टेंस उसमें रुकावट कितनी आ रही है जब हम ये सब कर रहे हैं, तो उस तरीके से हमारा रेजिस्टेंस को अब सीधे यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर्मूला, क्या V ऐसे देखो फॉर्मूला क्या था, V = हमारा होता I × R, अब R की वैल्यू फाइंड करना है तो R हमारा देखो किसकी वैल्यू फाइंड करना है, R की वैल्यू, तो V/में I नीचे जाएगा तो R को एज इट इज लिखेंगे। वोल्टेज हमारा कितना दिया 12/2 = में हमारा क्या है R, इसको कैंसिल करेंगे तो हमारी कितनी आ जाएगी 6 ओम, तो हमारा रेजिस्टेंस कितना लग रहा है 6 ओम का रेजिस्टेंस रुक रहा है, 6 ओम रेजिस्टेंस हो रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया, ये तो हमने मान लेते हैं पहला लिया था। अब उसी तरीके से हम एक और दूसरा लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास अब की बार है एक सर्किट है सिंपल, हमारे अगेन सर्किट बना लेते हैं, उसमें करंट कितना पास, वोल्टेज, उसकी बैटरी कितनी है, बैटरी मान लेते हैं 20 वोल्ट की है, ये बैटरी है। अब की बार रेजिस्टेंस, हमारे पास रेजिस्टेंस गिवन है, रेजिस्टेंस मान लेते हैं हमारे पास 60 ओम। ठीक है, 60 ओम रेजिस्टेंस गिवन है, तो अब आपसे पूछा है कि करंट फाइंड करो, सिंपल है, अगेन आप इसी फॉर्मूले पुट करोगे, V = में लिखोगे I/R, तो V/I में आपकी बार हमको क्या चाहिए, I की वैल्यू चाहिए, तो हम I को एज इट इज लिख देंगे, R नीचे आएगा। वोल्टेज कितना दिया है हमारा, वोल्टेज दिया है हमारा 20 और रेजिस्टेंस हमारा कितना दिया है 60 में हो जाएगा I, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, तो हमारा कितना बचा 1/3, 1/3 लगा मान लेते हैं, तो हमारा कैसे हो जाएगा 0 पॉइंट के समथिंग आ जाएगा। तो देखो इस तरीके से हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 को बाहर 1 को अंदर, तो यहाँ पे जाएगा 0.10 हो जाएगा 9, तो मान लेते हैं 1.9 के आसपास हमारा क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, इतना कुछ हमारा क्या हो जाएगा करंट हो जाएगा एम्पियर में। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड थोड़ा सा और टॉपिक बढ़ा दें, देखो हम वीडियो के एंड में तो अच्छे से न्यूमेरिकल्स करेंगे, थोड़ा सा आपका बेसिक सा क्लियर हो जाए, इसलिए हम फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करना बता रहे हैं सिर्फ आपको। मान लेते हैं हमारा, मान लिया कुछ वैल्यूज ले लेते हैं, जिसकी मान लेते हैं करंट में लें 3.4, करंट यहाँ पे लिखेंगे 3.4 एम्पियर। ठीक है, अब मान लेते हैं हमने मान लिया यहाँ पे वोल्टेज मान लिया हमने 220 वोल्ट। ठीक है, ये हमारा पहला, मान लेते हैं हमारा कोई सा एक सर्किट है, इस तरीके से हमारा कोई सर्किट है, उसमें हम क्या कर रहे हैं बल्ब लगा रहा है। ठीक है, उसके अंदर करंट कितना पास कर रहा है 3.4 एम्पियर करंट पास कर रहा है, जब हमने वोल्टेज की इतनी वोल्ट की बैटरी लगाई। अब उसी तरीके से मान लेते हैं हमने इसमें क्या कर दिया, वोल्टेज कम कर दिया, आपकी बार क्या कर दिया हमने इसमें वोल्टेज कम कर दिया, इतना वोल्टेज कम कर दिया, तो अब बताओ कि इसमें से करंट नाव क्या कर दिया, चेंज कर दिया नाव, हमने जब क्या कर दिया वोल्टेज को कम कर दिया, इतना कर दिया 110, तो हमसे पूछा जाएगा अब करंट फाइंड करो, करंट कितना हुआ। तो आपको पता होगा यदि हमारा वोल्टेज चेंज हो रहा है तो करंट भी चेंज होगा, यदि वोल्टेज इंक्रीज होगा तो करंट भी इंक्रीज होगा, लेकिन अब की बार यहाँ क्या हो रहा है वोल्टेज कम हो रहा है, तो मतलब हमारा करंट भी कैसा होगा, कम हो रहा होगा। ठीक है, तो इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, देखो ऐसा तो नहीं कर सकते कि यहाँ पे सीधी हमको यहाँ पे क्या सकते हैं, देखो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको रेसिस्टेंस फाइंड करने का, क्योंकि हमारे पास 3 वैल्यूज है, क्या 3 वेरिएबल हैं, तो कम से कम 2 तो हमें गिवन होना चाहिए, इसमें हमारे पास 2 गिवन है, तो हम इसका रेसिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। और हमारा सेम सर्किट है, कैसा है सेम सर्किट है, तो पता है वो रेसिस्टेंस उसमें उतना ही करंट अभी रुक रहा हुआ जितना पहले रुक रहा था, क्या सेम रुकेगा, क्या जब हमने करंट पास करवाया था तो वो इलेक्ट्रॉन उससे क्या कर रहे थे जो मूव कर रहे थे,
तो जो पहले रुक रहे थे वो अभी भी उतने ही क्या रुकेंगे, सेम रुकेंगे। तो उसका मतलब क्या होगा, हमारा ऐसे में रेसिस्टेंस सेम होगा। देखो यदि हमारा चेंज कर दें तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि बैटरी के ऊपर डिपेंड है और मटेरियल भी डिपेंड करता है। मटेरियल उसको फिर वो क्या आ जाएगा, रेसिस्टिविटी टॉपिक पढ़ेंगे ना आप, तो उसमें और क्लियर होगा। तो ठीक है, मान लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको रेसिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला क्या था, V इज इक्वल टू हमारा क्या था, I इंटू आर। तो हमें अब क्या रेसिस्टेंस चाहिए, तो ये नीचे जाएगा V अपॉन में I। वोल्टेज कितना दिया, 3.4, सॉरी वोल्टेज 220 अपॉन में क्या आएगा, 3.4। तो देखो इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाया तो यहाँ पे कितना आएगा 10, इसको कैंसिल किया तो यहाँ पे जाएगा 110 और यहाँ पे कितना बचेगा 17 इज इक्वल टू में R। ठीक है, अब देखो हमारा इस तरीके से ये हो गया, ये अपन में 17। तो सबसे पहले 17 से कैंसिल करेंगे, तो 17 6 102। तो यहाँ पे कैंसिल किया तो हमारा कितना बचा, 8 बचा। अब 4 अब किससे कर सकते हैं, 68 कैंसिल करेंगे तो हमारा यहाँ पे कितना बचेगा, ये 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 1 और 12 और इसको अब कुछ नहीं बचा। तो देखो ये पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया था, अब एक पॉइंट लगाएं तो यहाँ पे क्या जाएगा पॉइंट। अब इसी तरीके से हमने क्या लिया, 9 टाइम्स कर दिया तो कितना आ रहा है 119। तो कुछ एक पॉइंट के बाद हम इतनी वैल्यू छोड़ सकते हैं। तो उस तरीके से हमारा रेसिस्टेंस हमारा कितना आ गया, यहाँ पे रेसिस्टेंस की वैल्यू आ गई 64.9 आ गई। कितनी आ गई, 64.9 आ गई। अब उसके थ्रू हम इसका करंट फाइंड कर सकते हैं। सेम इसका करंट फाइंड करते हैं, V इज इक्वल टू हमारा क्या था, I इंटू आर। अब क्यों हमारा R गिवन है तो हमने लिख दिया R। अब वोल्टेज कितना दिया, 110 अपॉन में R की वैल्यू हमारी ये हो जाएगी सेम, यहाँ पे सॉरी 7 टाइम्स, यहाँ पे 7 टाइम्स होगा, 9 टाइम्स नहीं, 9 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। 109 7 की टेबल में कितना आता है, 19 टाइम्स। तो हमने यहाँ पे 7 होगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे 4.7 जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो हमारा कुछ लग हो जाएगा 1 पॉइंट के आसपास, 1.7 या 8 के आसपास हमारा करंट हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा हमारा एम्पियर। देखो आपको ऐसा यूनिट्स लिखना है, जो भी इनकी है ना यूनिट्स है ना, आपको लिखना नहीं तो आपके मार्क्स कटेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अब हम देखो इतना समझ में आया। तो अब हम पढ़ते हैं रेसिस्टेंस के, हमने ग्राफ समझ लिया। तो अब बढ़ते हैं थोड़े किस किस पे हमारा जो रेसिस्टेंस है ना किस फैक्टर पर डिपेंड होता है और किस फैक्टर पर वो डिपेंड नहीं होता है। ठीक है, आप इसको नोट करो, मैं रफ करता हूं। तो देखो बच्चों, अब हम करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। मतलब कि जो हमारा रेसिस्टेंस है, जो कंडक्टर का, जो हमारा कंडक्टर का रेसिस्टेंस होता है ना, जो कंडक्टर का हमारा रेसिस्टेंस होता है ना, तो वो रेसिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर हमारा आ जाता है लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। क्या जाएगा, लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। अब देखो ये किस तरीके से हमारे पास फैक्टर किस किस तरीके से हमारा ये डिपेंड कर सकता है। पहला तो है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। देखो लेंथ पे ये किस तरीके से कर सकता है, मान लीजिए हमारा पहला क्या हो गया, कंडक्टर हो गया। उसी तरीके से मान लेते हैं हमारे पास ये दूसरा कंडक्टर हो गया, इससे डबल मान लेते हैं। ठीक है, और इसकी मान ली हमने L और ये क्या हो जाएगा हमारा 2L। तो आपको पता होगा जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं कंडक्टर के अंदर तो क्या कभी वो अट्रैक्ट होते हैं, कभी रिपेल हो जाते हैं। तो कि इस तरीके से चलता रहता है और वो टकराते हैं और घिसटते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। तो उसका मतलब हमारा जितना छोटा वायर होगा, क्या जितना छोटा वायर होगा उतनी ही कम क्या करना पड़ेगा, उसे ठोकर खाना पड़ेगा, मतलब उतना ही कम अट्रैक्ट होगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए हमारे पास ये एटम है, इस तरीके से हमारे क्या एटम, अभी देखो कहीं इसमें अट्रैक्ट होगा तो देखो कितना स्लो कर रहा है, तो इसी को रेसिस्ट करता है, तो मतलब उसी को क्या कहते हैं हम, रेसिस्टेंस। तो देखो ये स्लो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हमारा रेसिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। क्यों, जितने स्लो हमारे इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतना ही स्लो हमारा क्या होगा, करंट होगा। तो मतलब जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना आगे स्लो बढ़ पाएंगे। ठीक है, अब ये तो हमने छोटा माना था, ये क्या था हमारा छोटा कंडक्टर लिया था। अब देखो हमने बड़ा लेंथ डबल कर दी इसकी। अब बताओ तो इसको आगे बढ़ने में क्या टाइम लग रहा है, क्या टाइम लग रहा है, ये आगे बढ़ नहीं पा रहा है। जिसकी आप एग्जांपल ले सकते हो, ये एक तरीके से रोड है और आप गाड़ी चला रहे हो, तो क्या वो खाली रोड होगा, मान लेते हैं आप रोड मान लेते हैं, पहले तो ये मान लेते हैं सिंगल रोड है। ठीक है, क्या मान लेते हैं ये छोटा सा आएगा रोड, इतना छोटा सा मान लेते हैं रोड। तो देखो यहाँ पे मान लीजिए छोटा सा कम ट्रैफिक लगा है, तो आपको डिस्टेंस आप क्या करोगे, और ट्रैफिक लगा है इसके अंदर, ये रोड कैसा है हमारा छोटा सा आएगा और इसके अंदर मान लेते हैं ट्रैफिक लगा है, इस तरीके से गाड़ी लगी। तो देखो आपको निकलने में इस तरीके से टाइम लग रहा है, क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है, थोड़ा सा टाइम लगा। अब मान लेते हैं इसकी जगह बड़ा ट्रैफिक लग गया, क्या बड़ा ट्रैफिक लग गया अब यहाँ पे गाड़ी, तो आपको निकालने में और ज़्यादा टाइम लगेगा, क्या और ज़्यादा टाइम लग रहा है। उसी तरीके से कुछ हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जो कभी कहते हैं अट्रैक्ट होते हैं, कभी रिपेल होते हैं। जो हमारे देखो जब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पास में आएंगे तो कैसे होंगे, वो रिपेल होंगे,
कैसे होंगे, रिपेल होंगे। जब एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव जब वो किसी एटम के पास जाएगा तो उसमें ऑलरेडी नेगेटिव होंगे तो क्या होगा, रिपेल कर देगा। और यदि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा, तो उसको निकलने के लिए जगह नहीं मिलती है। तो इसका मतलब क्या हो सकती है, जो लेंथ है रेसिस्टेंस की कैसी होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों होती है, क्योंकि इसलिए होती है हमारा जितना कम छोटा कंडक्टर होगा उतना ही जल्दी निकल जाएगा, क्या उतना ही कम रेसिस्टेंस होगा। और जितना लंबा वायर होगा तो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रेसिस्टेंस होगा। इसीलिए जितनी ज़्यादा बड़ी लेंथ होगी उतना ही हमारा रेसिस्टेंस होगा। तो इससे मतलब क्या हो जाएगा, यदि हम लेंथ को डबल करेंगे तो हमारा रेसिस्टेंस भी डबल हो गया। देखो मान लेते हैं ये हमारा पहला कंडक्टर वायर है और ये दूसरा वायर, इसमें हमारी एल लेंथ ये हमने 2L मानी थी। देखो मान लेते हैं इसमें हमारा रेसिस्टेंस हो रहा है 1 ओम, क्या हो रहा है, एक लेंथ पे हमारा क्या हो रहा है, 1 ओम रेसिस्टेंस हो रहा है। तो ये लेंथ को डबल की तो हमारा रेसिस्टेंस भी कैसा हो गया, डबल हो गया। इसका मतलब रेसिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं आ लॉन्ग वायर हैव मोर रेसिस्टेंस। जो हमारा लॉन्ग वायर होगा उसमें क्या होगा, ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा, हैव मोर रेसिस्टेंस। उसी तरीके से हमारा जो शॉर्ट वायर होगा शॉर्ट वायर हैव लेस रेसिस्टेंस। कैसा होगा, लेस रेसिस्टेंस होगा। क्यों रेसिस्टेंस होगा, लेस रेसिस्टेंस इसलिए होगा वो छोटा सा होगा तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन जल्दी घसट पिसट के आगे जल्दी निकल जाएंगे। ठीक है, तो उस तरीके से हमारा पहला फैक्टर समझ में आएगा कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है। और दूसरा होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। जो कंडक्टर क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है जो उसका सर्कल, जिसकी जो क्रॉस सेक्शन का मतलब हो जाएगा एक तरीके से हमारी ये क्या होगा, हमारा सर्कल। और जो ऊपर ये सर्कल सा बन रहा है, ये इस तरीके से जो सर्कल सा बन रहा है उसी को क्या बोलते हैं हम, क्रॉस सेक्शन। तो ये क्रॉस सेक्शन पर किस तरीके से डिपेंड करता है, ये मान लेते हैं हमारा पहला हो गया और ये मान लिया हमने क्या हो गया, दूसरा हो गया। ठीक है, अब आप बताओ जो इसमें हमारा क्या छोटा सा क्रॉस सेक्शन है, ये छोटा सा है, तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में क्या होगा, देखो आपको हमारे इलेक्ट्रॉन्स तो पता ही किस तरीके से आते हैं, तो उसको निकालने में क्या ईजिली नहीं निकल पाएंगे, वो अट्रैक्ट होंगे। यदि हमारी बड़ा कर दिया हमने, क्या उसका डायमीटर बड़ा कर दिया, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि हमारे एटम भी बढ़ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन भी बढ़ जाएंगे। लेकिन जो हमारे इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन तो बढ़ेंगे साथ में, और जो हमारे, लेकिन उनमें क्या होगा, थोड़ा थोड़ा स्पेस हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, ये ईजिली निकल जाएंगे बाहर, क्या ईजिली फ्लो कर जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा जितना ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उतना कम रेसिस्टेंस होगा। क्यों, जिसकी हमने ये अभी बताया, ये एग्जांपल बनाया, ये हमारे क्या से एटम है। ठीक है, इस तरीके से मान लेते हैं इसमें एटम है और इसमें भी हमारे क्या है, एटम है। तो देखो इसमें जाने में टाइम लग रहा है, क्या इसमें जो पतला सा एकदम, तो इसमें क्या निकलने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो इसमें क्या हमारा ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा छोटे में। और जितना बड़ा क्रॉस सेक्शन एरिया क्या, इसका मतलब है हमारे एटम के अंदर एटम भी इंक्रीज हो रहा है, साथ में इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा थोड़ा थोड़ा गैप हो जा रहा है उनमें, क्या हो जा रहा है, थोड़ा सा गैप हो जा रहा है। तो इसका मतलब हो रहा है जो हमारे इलेक्ट्रॉन है ऐसे जल्दी स्पीड से निकल रहे हैं। तो जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शन होगा तो उतने ही ज़्यादा क्या होगा, हमारा उतनी ही जल्दी इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। यदि हमारे इलेक्ट्रॉन जल्दी जा रहा है, वो रुक नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा रेसिस्टेंस कम होगा। रेसिस्टेंस कम होगा क्योंकि रेसिस्टेंस कम इसलिए हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जल्दी फ्लो कर जा रहा है, उससे हमारा करंट भी क्या हो रहा है, ज़्यादा फ्लो कर रहा है, करंट ज़्यादा फ्लो कर रहा है। यदि करंट ज़्यादा फ्लो कर रहा है तो उसका रेसिस्टेंस कैसा हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं जो हमारा रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। यदि हमारा रेसिस्टेंस ज़्यादा है, इसमें रेसिस्टेंस ज़्यादा था तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा था, कम था। इसमें हमारा क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है तो इसमें हमारा रेसिस्टेंस कैसा हो रहा है, कम। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इससे पॉइंट क्या बनता है, यहाँ पे देखें आ थिक वायर हैव a thick wire, यहाँ पे लिखेंगे a thick wire have, थिक वायर के पास कैसा होगा, लेस रेसिस्टेंस। क्यों, थिक वायर का मतलब होता है जहाँ पे हमारा हैविंग लार्ज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसका हमारे पास जो हैगा ना, थिक वायर का मतलब होगा जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा हो। ये एरिया ऑफ सर्कल, ये मतलब कि जो एक तरीके से सर्कल बन रहा है ना, ये इसका ये सर्कल, इसको इस तरीके से बनाएंगे तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। जिसका ज़्यादा सर्कल होगा तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर पाएंगे, उससे क्या होगा, हमारा ज़्यादा करंट फ्लो होगा। तो और इसी तरीके से देखा थिन वायर, मतलब थिन का मतलब हो जाएगा पतला, थिन वायर हैव मोर रेसिस्टेंस। क्या होगा, जो हमारा थिन वायर होगा ना उसमें क्या होगा, लेस रेसिस्टेंस होगा, क्या होगा, मोर रेसिस्टेंस, ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा थिन वायर में। अभी आपको इसके एग्जांपल के थ्रू बताया था,
और देखो इतना समझ में आया। तो देखो एक प्रॉपर्टी और बन जाती है, ये आप यहाँ पर नोट करना। अब देखो हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जो हमारा ना, अब तीसरी प्रॉपर्टी बन जाती है जो हमारा है ना कंडक्टर। जो कंडक्टर किस पे डिपेंड कर जाता है, जो हमारा रेसिस्टेंस, मटेरियल पर भी रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। तो देखेंगे मटेरियल कि मटेरियल कैसा है। मटेरियल मतलब कब हो जाएगा, सब्सटेंस उसका कैसा है। मटेरियल का मतलब क्या हो जाएगा कि उस कंडक्टर का सब्सटेंस कैसा है। तो मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर, कंडक्टर। तो देखो मटेरियल का मतलब एक तरीके से क्या हो जाता है, हमारा सब्सटेंस हो जाएगा। देखो आपको पता हैगा कि जो हमारे सब्सटेंस कितने होते हैं, सब्सटेंस किसको बोलते हैं, हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। किस किस में किया था, किस किस में किया था, कंडक्टर में किया था, इंसुलेटर में किया था, और क्या कह सकते हैं, और एक और क्या था, सेमी कंडक्टर। इन 3 में हमने डिवाइड किया था। तो देखो आप बताओ, जो हमारा सबसे पहली बात करते हैं हम। देखो आपको ये तो पता होगा जो हमारे सब्सटेंस होते हैं, किसी में क्या होता है ज़्यादा रेसिस्टेंस होता है, किसी में क्या होता है हमारा कम रेसिस्टेंस होता है। तो ये तो पता हुआ। तो पहला सब्सटेंस हम ले लेते हैं, मान लेते हैं कंडक्टर। देखो कंडक्टर में कैसे, देखो कंडक्टर में मान लेते हैं हमने कोई सा भी ले लिया, सिल्वर ले लिया, ये भी तो एक कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब क्या होता है, जिसमें हमारी इलेक्ट्रिसिटी ईजिली फ्लो कर जाए। और ईजिली फ्लो किस में कर सकती है, जिसमें हमारे लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। तो इसका मतलब ये हमारा कंडक्टर है। कंडक्टर के अंदर होंगे लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है। क्या है इसमें, क्या हुआ, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जा रहा है, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। तो उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, इसमें हमारा रेसिस्टेंस क्या होगा, कंडक्टर में होगा लेस रेसिस्टेंस। यहां पे लिखेंगे कंडक्टर में कैसा होगा, लेस रेसिस्टेंस। ठीक है, कंडक्टर में हमारा लेस रेसिस्टेंस होगा। अब उसी तरीके से हम बात करते हैं इंसुलेटर की। इंसुलेटर, अब इंसुलेटर कैसे होते हैं, जिसमें हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है, तो मतलब रुक जा रहा है रेसिस्टेंस। अब देखो जब जैसे कि ये भी है हमारे एक तरीके से, ये प्लास्टिक है, अब इसके अंदर हमारा करंट फ्लो करेगा नहीं ना। तो इसका मतलब जब हम इसमें करंट फ्लो कराएंगे नहीं होगा हमारा करंट फ्लो। तो इसका मतलब क्या है, इसमें हमारे जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक भी नहीं है। यदि हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है तो इसका मतलब होगा हमारे इंसुलेटर में हाई रेसिस्टेंस होगा। क्यों हाई रेसिस्टेंस होगा, रेसिस्टेंस का काम ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स करंट को रोकना। रेसिस्टेंस का काम क्या होता है, करंट को रोकना। तो यहाँ पे करंट बिल्कुल तरीके से रुक जाएंगे, तो इसका मतलब इसमें होगा हाई रेसिस्टेंस, हाई रेसिस्टेंस। और इसके बाद आ जाता है हमारा इंसुलेटर, या फिर बोल सकते हैं इंसुलेटर, बोल सकते सॉरी सेमी कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर में एक तरीके से बोल सकते हैं मीडियम। क्या होता है, मीडियम होता है हमारा रेसिस्टेंस। क्या होता है, मीडियम, ना ज़्यादा ना कम, क्योंकि इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमने बताया था जो हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं उनको क्या कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम एक तरीके से मीडियम लिख सकते हैं। मीडियम मतलब देखो जब हमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स करवाना तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, उसमें ज़्यादा रेसिस्टेंस हो जाएगा या कम रेसिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। और देखो अब बताओ इसके, देखो ये देखो अब आप फर्स्ट क्वेश्चन ये हो जाएगी, मान लीजिए हमारी पहली इक्वेशन, और ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। ये आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया, ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। अब लिख सकते हैं ना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड इक्वेशन 2, यदि हमने इन दोनों इक्वेशन को मिलाया तो देखो ये रेसिस्टेंस, पहली इक्वेशन क्या थी, रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए लेंथ, और रेसिस्टेंस था इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके था, 1 एरिया, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे इस तरीके से जाएगा, ये इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हो जा रही है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी हो सकता है। अब आपको पता है जब हम यहाँ से इनवर्सली का साइन हटा, ये प्रोपोर्शनल, ये इसको प्रोपोर्शनल बोलते हैं, तो जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाता है हमारा इक्वल लिखते हैं। जब हम इक्वल लगाते हैं तो हमारा यहाँ पे कुछ ना कुछ आ जाता है। तो ये क्या होती है हमारी रेसिस्टिविटी, ये इसको किससे डिनोट करते हैं, रो ही हमारी क्या होती है रेसिस्टिविटी ए, इसको एज इट इज लगाएं। अब देखो ये जो हमारी रो, इसको क्या बोलते हैं हम रो, ये क्या होती है हमारी रो, या यही होती है, इसको भी बोलते हैं एक कांस्टेंट टर्म, एक तरीके से ये क्या हमारी कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, ये हमारी कैसी है कांस्टेंट टर्म। और इसी कांस्टेंट टर्म को हम क्या बोलते हैं रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी क्या, इसको क्या बोलते हैं हम रेसिस्टिविटी, इसको क्या बोलते हैं हम रेसिस्टिविटी। देखो जो हमारा ये क्या है, ये क्या है हमारा रेसिस्टिविटी। अब देखो ये रेसिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है कि इसका मटेरियल कैसा है, मतलब अभी बताएंगे रेसिस्टिविटी होता क्या है। मतलब ये डिपेंड करती है कि रेसिस्टिविटी मतलब कि उसको हम कह सकते हैं जो हमारा कंडक्टर है ना, कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है, लेकिन नेचुरल प्रॉपर्टी होती है। मतलब ये
कंडक्टर की एक मटेरियल, कंडक्टर किस मटेरियल से बना है या कंडक्टर किस मटेरियल का है, तो उसी की होती है जो भी देखो कंडक्टर है अपने आप हैगा। जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, एक कंडक्टर है, तो देखो इसकी कुछ ना कुछ तो इसके अंदर भी जो हमारे मटेरियल से, जिस मटेरियल का बना हुआ तो उसके अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कराएंगे, तो वो भी तो अपना अलग काम करेंगे। देखो ये अलग हो जाता है। कंडक्टर की एक रेसिस्टिविटी, वो किस मटेरियल का बना है तो उसमें भी कुछ ना कुछ रेसिस्टिविटी होगी ना। जैसे कि मान लीजिए अब ये प्लास्टिक का बना होता, तो प्लास्टिक का मतलब होता तो इसमें हाई रेसिस्टेंस होता, बिल्कुल रोक, लेकिन इसमें एक अपने आप में भी स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी होती है। इसकी खुद की भी, कंडक्टर की खुद की भी होगी एक रेसिस्टिविटी, उसका नेचुरली मटेरियल है। ठीक है, इतना समझ में आया। देखो अब हम पढ़ेंगे रेसिस्टिविटी के बारे में, तो सबसे पहले आप इसको नोट करो, मैं रफ करता हूँ। तो देखो अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, रेसिस्टिविटी के बारे में पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद पढ़ाएंगे फोर्थ फैक्टर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए रेसिस्टिविटी क्या होती है। रेसिस्टिविटी का मतलब हम कह सकते हैं कंडक्टर की क्या होती है, एक नेचुरल प्रॉपर्टी होती है, जो क्या होती है कंडक्टर के मटेरियल पर ही डिपेंड करती है। मतलब कि जो मटेरियल पर ही आती है कि उसका मटेरियल कैसा है। क्या होता है, जो हमारी रेसिस्टिविटी होती है ना, कंडक्टर की एक नेचुरल प्रॉपर्टी होती है, और जो कंडक्टर के मटेरियल से ही आती है कि वो मटेरियल कैसा है, मतलब कि उसका मटेरियल कैसा है। मान लीजिए हमने पहले ले लिया यहाँ पे सिल्वर, क्या ले लिया हमने यहाँ पे ले लिया सिल्वर, और दूसरे ले लिया हमने क्या ले लिया यहाँ पे कॉपर ले लिया। ठीक है, तो मतलब देखो इसकी रेसिस्टिविटी अलग हुई, हमको पता है कॉपर क्या है, एक बेस्ट कंडक्टर, मतलब कि बहुत ज़्यादा सबसे बेस्ट कंडक्टर है। कैसा है, इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए बेस्ट कंडक्टर है, तो सबसे ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है सबसे ज़्यादा। फिर उसके बाद में आता है हमारा सिल्वर, तो देखो इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही, तो मतलब उसमें बहुत ही कम रेसिस्टेंस होगा। कैसा, रेसिस्टिविटी इसकी खुद कर रहे, देखो वो भी एक रेसिस्टिविटी। हमारा रेसिस्टिविटी क्या होती है, अ प्रॉपर्टी विच रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, जो क्या करती है कि जो हमारे फ्लो ऑफ करंट को रोकती है, जो भी हमारा कंडक्टर के अंदर रहता है। क्या रहती है, जो करंट बहता है ना हमारे, उसके करंट, जो हमारा करंट रहता है ना, वो कंडक्टर के अंदर फ्लो करता है ना, तो उसी को रेसिस्ट करने का काम होता है। पर ये किस पे होती है, बट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल, कि उसका मटेरियल कैसा है और उसका टेम्परेचर कैसा है, इन दोनों फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। तो ठीक है, इतना समझ में आया। कैसे कह सकते हैं, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, ये हमारी रेसिस्टिविटी उसे कहते हैं कंडक्टर की एक नेचुरल प्रॉपर्टी है। कैसी, कंडक्टर की एक नेचुरल प्रॉपर्टी यह है, जो हमारी है ना रेसिस्टिविटी है ना, कंडक्टर के मटेरियल से ही बनी होती है। कंडक्टर का मटेरियल होता है ना, उसी पर डिपेंड करती है। ठीक है, और इसको इसलिए हम इसे कह सकें स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी क्या बोल सकते हैं इसको, स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी। मतलब कि हर एक कंडक्टर की अपनी अपनी स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी होगी, उसकी हम चेंज नहीं कर सकते। क्या कर सकते, चेंज नहीं कर सकते हम रेसिस्टिविटी को उनकी। ठीक है, जैसे कि हमने मान लेते हैं, जैसे को देखो हमारा फॉर्मूला भी क्या आया था रेसिस्टेंस का, R इज इक्वल टू में क्या आया था, रो एल अपॉन में ए, ये हमारा फॉर्मूला बना था। और ये क्या होती है, हम इसको क्या बोलते थे, रेसिस्टिविटी। कांस्टेंट टर्म थी हमारी, कांस्टेंट टर्म, और इसी कांस्टेंट टर्म को रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे एक तरीके से रेसिस्टिविटी हो गई। ठीक है, अब देखो ये हमारा क्या है, अब इस रेसिस्टिविटी को, अब देखो ये हमको इस साइड ले जाना है, तो सबसे पहले आर को एज इट इज लिखा, और ये ए था उस साइड पहुंच जाएगा, तो ऊपर इंटू में हो जाएगा इंटू ए, और अपॉन में क्या हो जाएगा एल इज इक्वल टू में हमारा क्या हो जाएगी रेसिस्टिविटी। अब देखो इससे एक इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है, जो हमारी रेसिस्टिविटी होती है ना ही वो किस पर डिपेंड करती है, रेसिस्टेंस पर, ना ही वो किस पर डिपेंड करती है, एरिया पर, ना ही किस पर डिपेंड करती है, लेंथ पर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो सिर्फ देखो लेंथ, मतलब वो शेप और साइज पे, सो लिख सकते हैं यहाँ पे, नोट बना के रखना, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ एंड थिकनेस, कि मोटा कैसा, ना ही वो किस पे, थिकनेस, वो कैसी लेंथ पे और ना ही थिकनेस पर डिपेंड करती है। कौन, हमारी जो रेसिस्टिविटी होती है लेंथ और थिकनेस पर डिपेंड नहीं करती है। और साथ ही साथ में हमको क्या बताए, जो हमारी वैल्यूज हैं, जो हमारे पास वैल्यू है कौन सी, रेसिस्टेंस की वैल्यूज है, ये इन पर भी डिपेंड नहीं करती, क्योंकि ये हमारा एक उसका मटेरियल का, जो हमारा कंडक्टर है ना, उसका मटेरियल कैसा है उस पर डिपेंड करेगी। तो यहाँ पे एक पॉइंट और हमारा क्या बन जाएगा, वैल्यू ऑफ, जो हमारी वैल्यू होगी, रेसिस्टेंस होगी, जो लेंथ होगी, ये सब क्या होती है, आर चेंज, बट रो इज इंडिपेंडेंट।
ये कैसी हमारी एक इंडिपेंडेंट है, ये चेंज नहीं होती। ये सिर्फ किस पर चेंज हो सकती है, मटेरियल हो सकता है, या मटेरियल चेंज कर दें या फिर सब्सटेंस चेंज कर दें, जब जाके चेंज हो सकती है। जैसे कि मान लेते हैं हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया, ये इस तरीके से, ठीक है, ये मान लेते हैं हमने ये इस तरीके से ये एग्जांपल ले लिया, और दूसरी तरीके से हमने एक और सब्सटेंस ले लिया, मतलब कि हमने एक और कंडक्टर ले लिया, दोनों। अब ये एक ही है, दोनों किसके, दोनों कौन से, सिल्वर के, ठीक है। अब आप बताओ इसमें हमारा रेसिस्टेंस चेंज हुआ या रेसिस्टिविटी चेंज हो रही। देखो रेसिस्टेंस हमारा किस पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये बड़ा है ये छोटा है, तो हमारा रेसिस्टेंस इसमें कैसा होगा, कम होगा, और इसमें हमारा रेसिस्टेंस कैसा हुआ, ज़्यादा हुआ। रेसिस्टेंस ज़्यादा क्यों है, क्योंकि देखो ये रेसिस्टेंस इसलिए ज़्यादा है, हमारा क्या, ये इसकी लेंथ जो हमारी डायमीटर है ना, छोटा है, डायमीटर छोटा है, हमने इन दोनों की लेंथ एक तरीके से मान लो अभी सेम है, ठीक है, हमने लेंथ अभी सेम मान ली, क्या जी हमारी दोनों की लेंथ सेम है, और इसका मतलब क्या, हमारा इसलिए जितना बड़ा डायमीटर होगा, मतलब ज़्यादा क्रॉस सेक्शन होगा, उतना ही हमारा रेसिस्टेंस कम था, लेकिन दोनों सिल्वर के बने हैं, तो इसकी रेसिस्टिविटी हमारी कैसी होगी, सेम, क्योंकि कंडक्टर एक ही मटेरियल का बना है, डिफरेंट मटेरियल का बना, तो हमारी रेसिस्टिविटी कैसी हो गई, सेम। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे लिखे रेसिस्टिविटी इज सेम, हमारी रेसिस्टिविटी कैसी है, सेम है। उसी तरीके से मान लो हमने एक एग्जांपल और लिया, ये मान लेते हैं, ठीक है, और ये दूसरा एग्जाम्पल, और कई बार ये हमारा सिल्वर का है और ये हमारा कॉपर का है। अब आप बताओ इसमें हमारा रेसिस्टेंस सेम होगा, नहीं होगा। पहला तो ठीक है, आपने बोला रेसिस्टेंस सेम नहीं है क्योंकि दोनों का क्रॉस सेक्शन नहीं है, तो क्या इसकी रेसिस्टिविटी सेम होगी, नहीं। क्यों बार रेसिस्टिविटी भी हमारी डिफरेंट होगी और रेसिस्टेंस भी डिफरेंट होगा। क्यों रेसिस्टिविटी इसलिए डिफरेंट हो जाएगी क्योंकि ये अलग अलग मटेरियल बन गए। कैसे होगा, आपकी बार अलग अलग मटेरियल की हैं, ठीक है। अब देखो इसी तरीके से हमने एक और एग्जाम्पल लिया, ठीक है, ये अब हमने इसकी लेंथ छोटी कर दी। अब आप बताओ, लेकिन दोनों सेम मटेरियल के हैं, दोनों मान लेते हैं कॉपर के हैं, तो आप कहोगे इसमें रेसिस्टिविटी हमारी सेम होगी, रेसिस्टेंस डिफरेंस होगा, ठीक है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हमने ले लिया ये दोनों सेम साइज से, दोनों सेम, और ये दोनों कैसे हैं, सिल्वर के हैं, तो इसमें अभी आप कहोगे कि दोनों सेम होंगे, क्यों, इनकी थिकनेस भी सेम है, दोनों की सब कुछ सेम है डायमीटर से। अब मान लेते हैं एक सिल्वर का हो गया और दूसरा हो गया हमारा कॉपर का हो गया, ठीक है। अब बताओ इसमें क्या होगा, अब इसमें क्या चेंज हो जाएगा, कि रेसिस्टिविटी चेंज होगी या फिर रेसिस्टेंस चेंज होगा। तो इसमें हमारा रेसिस्टेंस चेंज नहीं होगा। क्यों रेसिस्टेंस चेंज नहीं होगा, इसमें हमारी लेंथ भी सेम है, क्योंकि देखो हमारा डिपेंड किस पे कर रहा था, लेंथ शेप साइज पे, रेसिस्टेंस इस पे डिपेंड करता है, हमारा रेसिस्टेंस मटेरियल पर डिपेंड नहीं कर रहा था। तो मटेरियल तो हमारा डिफरेंट हो गया, तो इसका मतलब हमारी रेसिस्टिविटी चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, हमारी रेसिस्टिविटी सेम हो जाएगी, ठीक है। इतना समझ में आया। तो देखो मैं इसको थोड़ा सा रफ करता हूँ इतना, तो देखो अब इसकी एसआई यूनिट वगैरह देखते हैं हम क्या हो सकती हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं हमारा क्या होता है, ये रेसिस्टेंस है, यूनिट्स देखेंगे, रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओमेगा, और मीटर की एसआई यूनिट क्या होती है, एरिया की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर, और मीटर स्क्वायर, एरिया का क्या लिखते हैं, एरिया को हम मीटर स्क्वायर लिखते हैं, एरिया को हम किस तरीके से लिखते हैं, मीटर स्क्वायर, और रेसिस्टेंस हमारा ओम, और लेंथ हमारी किससे डिनोट करते हैं, एम, मीटर होती है। तो मीटर से ये मीटर कैंसिल, तो हमारी रो की जो हमारा रो है, तो इसकी हमारी एसआई यूनिट क्या जाएगी, ओम मीटर, क्या जाएगी, ओम मीटर। ओम मीटर किसको और किससे लिख सकते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में ओम मीटर, ये इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। और डिनोट के रेसिस्टिविटी, जो हमारी रेसिस्टिविटी है इसको डिनोट किससे लगते हैं, ये इस तरीके से, ठीक है, रो, इसको क्या बोलते हैं, रो। देखो इसको डिनोटेड बाय रो, इसको बोलते हैं रो, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, रो, आर एच, ये इस तरीके से रो, क्या बोलेंगे, रो, ठीक है। उसी तरीके से रो बोलेंगे। और एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, ओम मीटर, क्या हो जाएगी, ओम मीटर, या लिख सकते हैं ओम मीटर, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। और इसी से रिलेटेड हमारा एक पॉइंट और रह जाता है, कभी आपसे पूछ लिया जाता है पेपर में कि हमारे रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी, जो हमारी रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी कब ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। आप सोचकर बताओ ये दोनों कब इक्वल हो सकते हैं, सोचकर बताओ ये आप कब ये दोनों हमारे इक्वल हो सकते हैं। कब इक्वल हो सकते हैं, जब हम जो हमारा रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस और ये एरिया और ये हमारी लेंथ इज इक्वल टू में हमारी होती है रेसिस्टिविटी। यदि हम लेंथ को 1 और एरिया को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रख दें,
तो हम लेंथ को भी हमने क्या लिख दिया 1, तो हमारी रेसिस्टेंस इक्वल टू में क्या हो जाएगा, रेसिस्टिविटी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख दें इक्वल टू में पी, यहाँ पर एक डेफिनेशन में लिख देता हूँ, ठीक है। हमने ये रेसिस्टिविटी कब हो सकती, जो हमारी इसको क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस के इक्वल में हमारी रेसिस्टिविटी कब इक्वल हो सकती है, जब हमारा कितना हुआ, ये हमने उसकी डेफिनेशन लिख दी है, कब हो जाएगी, जब हमारा 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, जब हमारी रोप जो भी हुआ 1 सेंटीमीटर लॉन्ग हमारा कंडक्टर हो, और साथ ही 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा कैसा हो, डायमीटर हो। कैसा, ये जो डायमीटर हो ये कितना 1 सेंटीमीटर ही हो, ये होना चाहिए, और जो डायमीटर है वो भी कितना होना चाहिए हमारा सेम, तब ये जाके दोनों आपस में इक्वल हो सकती हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसमें एक टॉपिक और रह जाता है, हमें आगे बता देना चाहिए था, जो हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किस तरीके से फाइंड करना है, तो आपको ये फॉर्मूला लिखना चाहिए पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे हम पाई की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, 22/7 पुट कर सकते हैं, या फिर 1.314 ये वैल्यूज पुट कर सकते हैं पाई के। कभी आपके पास मतलब कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ना दिया जाए, ना गिवन हो, तो आपके पास वहाँ पे क्या होगा, रेडियस गिवन होगी, तो आपके पास क्या होगी, रेडियस गिवन होगी, उससे क्या निकाल सकते हो आप, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल सकते हो। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालने के बाद आप ये रेसिस्टिविटी के फॉर्मूले में पुट कर सकते हो, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि जो हमारी रेसिस्टिविटी है किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है, मतलब कि किस किस सब्सटेंस पर कैसे क्या डिपेंड करती है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे को यही कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं, यहाँ पर बोल सकते हैं मटेरियल, जैसे कि पहला हो जाएगा हमारा कंडक्टर। आप बताओ रेसिस्टिविटी का मतलब क्या होता है, रोकने का काम करना है, तो आप बताओ हमारे कंडक्टर की रेसिस्टिविटी कैसी होगी, कंडक्टर की रेसिस्टिविटी कैसी होगी, बहुत लो होगी। क्यों होगी, इसमें बहुत ज़्यादा लो कंडक्टर की हमारी रेसिस्टिविटी होगी, बहुत लो होगी। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं कंडक्टर। देखो बच्चों, कंडक्टर की रेसिस्टिविटी लो इसलिए होगी क्योंकि उसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स इजी, मतलब हमारा करंट है ना इजीली फ्लो कर रहा है। यदि करंट इजीली फ्लो कर रहा है तो उस कंडक्टर की जो भी स्पेसिफिक हमारे पास कंडक्टर होगा, किस मटेरियल का बना हुआ, तो उसमें वो भी हम किसके कंडक्टर्स में कैसे जाएगा हमारा, जैसे ये जाएगी एग्जाम्पल ये सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये सब किसके काम में आते हैं, कंडक्टर्स। ये सब हमारे कैसे होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे लिख लिया, एग्जाम्पल के लिए सिल्वर, जो कि सिल्वर कैसा हमारा बेस्ट कंडक्टर है, कैसा गुड कंडक्टर, सबसे अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक है। अब ये इनकी कैसी, लो रेसिस्टिविटी, यहाँ पे हम लिख देते हैं लो रेसिस्टिविटी। देखो कितने से कितने तक होती है वो आपको वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने आपको नहीं लिखी है, ठीक है। जब आप एनसीईआरटी की एक टेबल देखोगे ना, उसमें आपके पास एक लिस्ट दी होगी, उसमें आपका सिल्वर का एग्जांपल सबसे टॉप होगा। इसका मतलब है जो हमारा सिल्वर होता है बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज होता है, उसमें मतलब कि हमारी बहुत ही कम रेसिस्टिविटी होगी। तो फिर आपको ऐसा लगता होगा जो हमारे फैन ये सब है इनमें बहुत ही कम इलेक्ट्रिक हमारा करंट रोक सकता है, तो फिर हम उसको यूज़ क्यों नहीं कर सकते। देखो इसको यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन क्या कॉस्टली ज़्यादा है, मोस्ट कॉस्टली। इसके लिए हम किसका कर, इसलिए हम यूज़ किसका कर सकते हैं, एल्यूमिनियम किसका करते हैं, एल्यूमिनियम और कॉपर का, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। हम एल्यूमिनियम का यूज़ क्यों करते हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम, देखो इनकी भी रेसिस्टिविटी कैसी होती है, बहुत ही लो रहती है, लेकिन सिल्वर से तो इनकी ज़्यादा है, लेकिन सिल्वर से तो इनकी कम है रेसिस्टिविटी। मतलब कि इसमें हमारी जो सिल्वर है ना, सिल्वर की थोड़ी ज़्यादा रेसिस्टिविटी कम, सिल्वर की हमारी कैसी रेसिस्टिविटी कम है, सिल्वर की रेसिस्टिविटी कम है, लेकिन थोड़ी बहुत ही ज़्यादा है, पॉइंट में ही फ़र्क है, ज़्यादा नहीं है। इसलिए हम इन दोनों का यूज़ करते हैं, कॉपर एंड सिल्वर का, जो हमारे लिए ना जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए किसका कर सकते हैं, इन दोनों का। और कभी कभी आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है कि किन का यूज़ करते हैं, तो आप उनमें देख सकते हो एग्जाम्पल के लिए सिल्वर भी देख सकते हो, लेकिन आपसे कभी पूछा है कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है उनमें किसका यूज़ किया गया है, तो जो अभी मतलब जो हमारी लाइन की सप्लाई है, जो हमारी लाइट आपके घरों में आ रही है वो किस वायर से आ रही, तो वो वायर होता है हमारा कॉपर और एल्यूमिनियम का। कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं कि जो हमारे कौन कौन से मेटल होती हैं डिपेंड करती हैं, इसका मतलब और भी मेटल्स होते हैं, लेकिन उनके बाद ये दोनों बेस्ट रहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ जाएगा। तो इसी से रिलेटेड हमारा अब उसके बाद आता है इंसुलेटर। अब आप बताओ इंसुलेटर में हमारी कैसी रेसिस्टिविटी होगी। इंसुलेटर में तो हमारी बहुत हाई फाई रेसिस्टिविटी होती है, उसके अंदर तो हमारी कंडक्टर क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं हो सकती है। क्या लिख सकते हैं, हाई रेसिस्टिविटी। हमारी हाई रेसिस्टिविटी इसलिए होती है क्योंकि इनके अंदर हमारा क्या होता है, करंट फ्लो नहीं कर सकता, एक तरीके से करंट फ्लो नहीं कर पा रहा। जब हम उसके अंदर करंट अप्लाई कर रहे हैं, करंट डाल रहे हैं, फिर भी उसके अंदर हमारा क्या हो रहा है, करंट पास नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है,
रेसिस्ट, रोक रहा है करंट, कोई रोक रहा है, तो वही क्या कर रहा है, हमारी रेसिस्टिविटी का काम है वही करना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारे इंसुलेटर में कैसी हो जाएगी, रेसिस्टिविटी बहुत ही कम होती है। उसके बाद आते हैं हमारे एलॉयज। एलॉयज, एलॉयज तो आपने नाम सुना ही हुआ। एलॉयज किसको कहते हैं, दो और दो से ज़्यादा मेटल से बने हो, दो या दो से ज़्यादा मेटल से बने हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एलॉयज बोलते हैं। ठीक है, इतना रेसिस्टिविटी कैसी रहती है, मीडियम। कैसी रहती है हमारी, मीडियम। एग्जाम्पल के ले लेंगे हम, नाइक्रोम ले सकते हैं, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है, मैग्नील ले सकते हैं, ये टंगस्टन है, ये पूरे एग्जाम्पल किसके हैं, एलॉयज के हैं। तो ये एलॉयज के अंदर क्या होता है, मेटल से ज़्यादा रेसिस्टिव, मतलब जो हमारे कंडक्टर हैं, कंडक्टर से हायर रेसिस्टिविटी रहती है, कंडक्टर से इनकी क्या होती है, ज़्यादा रेसिस्टिविटी होती है। और जो हमारे कंडक्टर हैं वो किस पर्पस में यूज़ किए जाते हैं, हीटिंग पर्पस में जाते हैं। जो हमारे एलॉयज है ना, एलॉयज जो हमारे हीटिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाए, हीटिंग पर्पस के लिए, मतलब कि हीटिंग पर्पस के लिए, मतलब कि एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि वो आप प्रेस करते हो, वो भी किसके लिए, हीटिंग पर्पस का। आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन, उसको इलेक्ट्रिक आयरन बोलते हैं, वो भी किसके लिए पर्पस, किसके लिए, एलॉय से बना होता है। और जो आपको जो ब्रेड टोस्ट रहता है ना, वो उसकी, वो भी किससे बना होता है, वो भी किसी एलॉयज का बना होता है। तो ये क्या होते हैं, ये गर्म हो जाए, टंगस्टन है, वो भी किसी का बना होता है, ये गर्म हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इनमें ज़्यादा रेसिस्टिविटी, देखो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा है हमारे लिए, तो इसका मतलब देखो आपस में कॉलिजन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आगे नहीं बढ़ पा रहा है, मतलब इनमें ज़्यादा रेसिस्टिविटी है, रुक रहे हैं, तो इसका मतलब इनमें ज़्यादा रेसिस्टिविटी है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स आगे को मूव नहीं कर रहा है, इनमें रेसिस्टिविटी आ रही, तो इसका मतलब जब वो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा है, वहीं पे कॉलिजन हो रहा है, तो वो क्या होता है, गर्म होने लगते हैं। तो एलॉयज इसी तरीके से हमारे गर्म होते हैं, लेकिन ये क्या होता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, मतलब बर्न हो जाते हैं। लेकिन हमारे जो एलॉयज हैं ये बर्न नहीं होते हैं, ये उसकी जगह क्या कहते हैं, वहीं पे एज इट इज उनको बहुत ज़्यादा हाई रेसिस्टिविटी होने के बाद भी ये कैसे गर्म के गर्म रह जाते हैं, और इन पर कोई इफेक्ट नहीं होता, बर्न नहीं होते, ऑक्सीडाइज नहीं होते ईजिली। अब देखो हमारी इसी के साथ एक लास्ट प्रॉपर्टी और बचती, इतना ही था हमारी रेसिस्टिविटी में क्लास 10 के हिसाब से। तो हम इसकी अब फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, आप इसको नोट करो। फोर्थ फैक्टर पढ़ने से पहले थोड़ा रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी का डिफरेंस जान लेते हैं। तो देखो रेसिस्टेंस, अपोजिशन और ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो जो इलेक्ट्रॉन, जो हमारा रेसिस्टेंस किस तरीके से बनता है, जो इलेक्ट्रॉन के धक्का मुक्की या दबाव खाने से हमारे कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन बनते हैं। ठीक है, अपोजिशन होता है एक तरीके से हम कह सकते हैं दबाव, या तो क्या हो सकता है, जो हमारा कंडक्टर होता है ना, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो नहीं कर पाते, तो कभी कहते हैं उसे वो रिपेल और अट्रैक्ट होते हैं, कभी दबते हैं, कभी क्या होता है, अलग ऊपर नीचे होते रहते हैं, उस तरीके से बनता है। लेकिन हमारी जो रेसिस्टिविटी है, वो रेसिस्टिविटी किस पे करती है, मटेरियल पर डिपेंडेंट होती है, मतलब एक मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है विच रेसिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। उसी कारण हमारा क्या होता है, करंट रुक सकता है, मतलब वो मटेरियल की प्रॉपर्टी, जो मटेरियल किसका बना है उस पर ये डिपेंड करती है। और दूसरा हो जाएगा हमारी रेसिस्टिविटी को डिनोट कर से रो से, और रेसिस्टेंस को हम किससे करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी ओम, यहाँ पे लिख सकते हैं एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या जाएगी, ओम, क्या जाएगी, ओम। ठीक है, और इसकी एसआई यूनिट हमारी क्या हो जाएगी, एक मिनट उल्टा लिख दिया, देखो इसकी एसआई रेसिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या जाएगी हमारी, ओम मीटर, और इसकी हमारी क्या हो जाती है, ओम अकेली हो जाती है। ठीक है, और एक और हमारा पॉइंट बच जाता है, ये हमारी रेसिस्टेंस है, किस पर डिपेंड करता है, शेप साइज पर डिपेंड करता है, शेप एंड साइज पर, या लेंथ या थिकनेस बोल सकते हैं, शेप एंड साइज पर डिपेंड करता है। ठीक है, शेप एंड साइज। और उसी तरीके से ही हमारा किस पर डिपेंड कर जाता है, जो हमारी रेसिस्टिविटी है, रेसिस्टिविटी किस पर कर, शेप साइज पर तो डिपेंड नहीं कर सकती। यहाँ पे आप लिख सकते हो प्रॉपर्टी बन रही है, इट डज नॉट अपॉन शेप एंड साइज। और एक और प्रॉपर्टी आप बना के लिखना चाहो तो हमारी इट डिपेंड अपॉन मटेरियल, डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड कर सकता है, कैसा मटेरियल है ये। और एक और हमारा ये टेम्परेचर, कि उसका टेम्परेचर कैसा है, इन दोनों पर हमारी क्या होती है, रेसिस्टिविटी डिपेंड करती है। बस इतना ही था, आपको ये याद रखना है कि जो हमारा रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी की डिफरेंस बिटवीन कभी कभी बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो मैं इसको रब पढ़ता हूँ। अब हम देखेंगे इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है। क्या हो जाएगा हमारा चौथा फैक्टर हो जाएगा टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर किसका, रेसिस्टेंस का फोर्थ फैक्टर हमारा कैसा हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा। आपको पता है टेम्परेचर पर, देखो जो हमारे कंडक्टर होते हैं, देखो जो हमारे कंडक्टर होते हैं, जो हमारे रेसिस्टेंस क्या होता है, यदि हम उनका टेम्परेचर इंक्रीज कर दें कंडक्टर्स का। सबसे पहले बात करेंगे कंडक्टर्स की। ठीक है, यदि देखो हम कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया,
यदि हमने क्या कर दिया, कंडक्टर्स का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा, कंडक्टर्स का हमने जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ज़्यादा नंबर में फ्लो करेंगे, और हमारे जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हमारे फ्लो करेंगे उतने ही ज़्यादा क्या होंगे, कॉलिजन्स। जितने ज़्यादा कॉलिजन होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा करंट में रुकावट आएगी, अपोजिशन होगा, इलेक्ट्रॉन्स हमारे आगे को नहीं बढ़ पाएंगे। हमारा जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो, आपके घर का चार्जर है, उसका लोगे वो गर्म क्यों होने लगता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन सही से फ्लो नहीं कर पाते, उसकी वजह से हमारा क्या होता है, चार्ज सही से फ्लो नहीं कर पाता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यदि हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हमारा रेसिस्टेंस भी कैसा होगा, इंक्रीज होगा। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इस तरीके से बोला है। ये कभी कभी बात CBSE में पूछ लिया जाता है, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो यहाँ पे, अब दूसरा हो जाता है इंसुलेटर। इंसुलेटर, अब इंसुलेटर में क्या हमारा जो हमारा रेजिस्टेंस है क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर का या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका मतलब होगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इंसुलेटर पर, क्योंकि इसलिए इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि आपको पता है जो हमारे इंसुलेटर्स होते हैं उनमें एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। जैसे आपको इस प्लास्टिक है, आप इसको गर्म करोगे तो ये पिघल जाएगा, और फिर आप वायर से फिर भी क्या इसमें करंट पास करेगा, जब नहीं ना, आप इसको पिघला रहे हो क्या तब भी इसमें करंट पास करेगा, नहीं करेगा, तब भी क्या इसमें करंट पास नहीं करेगा, क्योंकि इसमें है ना एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो इसमें क्या लिखेंगे, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। बस आपको इतना ही से पढ़ना है, छोटा सा टॉपिक था कंडक्टर के टेम्परेचर का, 4 फैक्टर का। उसके बाद एक चीज और बता दी है, रेसिस्टर, कि रेसिस्टर्स होते क्या हैं। देखो रेसिस्टर्स एक तरीके से हम कह सकते हैं एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं। क्या बोलते हैं, एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। देखो आपने कुछ देखा होगा डिवाइस में कुछ इस तरीके से बने रहते हैं, ये कुछ इस तरीके से बने रहते हैं, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से बने रहते हैं, और बीच में क्या होता है, इनमें कुछ कलर्स होते हैं, ये इनको हम बोलते हैं कलर कोडिंग। इन्हीं से पता चलता है कि हमें कितना करंट फ्लो करवाना है और कितना करंट फ्लो नहीं करवाना है। मान लीजिए आपको ये ट्यूबलाइट जलवानी है, तो क्या आप मान लीजिए, नहीं एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपका मोबाइल चार्ज करना है, क्या उसमें आप डायरेक्ट करंट पास करोगे, नहीं ना। तो उसमें क्या होता है, ये रेसिस्टेंस लगाए जाते हैं इसी तरीके, उस रेसिस्टेंस की वजह से। तो ये रेसिस्टेंस क्या करता है, पूरे करंट को रोक देता है, और जितना आपको जितने वोल्ट का, मान लीजिए आपको पता है आपके घर पे कितनी डायरेक्ट वोल्ट कितना आ रहा है, 220 वोल्ट्स का आता है, और आपके घर पे मैक्सिमम 30 to 40 वोल्ट्स के चार्जर्स होंगे, इतने होंगे, 30 वोल्ट का चार्जर्स होगा, ठीक है, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं। तो कि ये डायरेक्ट अपन लोग डायरेक्ट थोड़ी मोबाइल को चार्ज करेंगे। यदि डायरेक्ट मोबाइल चार्ज पे लगा दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, चार्ज मोबाइल हमारा कैसा हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये रेसिस्टेंस इस काम में करता है कि उसको रोक देता है करंट को। ये रेसिस्टेंस क्या करेंगे, रोक देंगे, ठीक है। ये रेसिस्टर बोल सकते हैं या रेसिस्टेंस बोल सकते हैं। तो क्या करेगा, ये करंट को रोक देगा, आगे फ्लो नहीं करने का, और हमारे लिए जितनी चाहिए 30 वोल्ट्स का चाहिए तो आगे ये क्या निकालेगा, सिर्फ 30 वोल्ट्स का ही हमारे पास करंट फ्लो करवाएगा, ठीक है। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट विच प्रोवाइड रेजिस्टेंस इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट। तो उसको क्या बोलेंगे, रेसिस्टर एक ऐसा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होता है जो क्या करता है, रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ये क्या होता है, एक रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है एनी सर्किट में, जिससे हमारा करंट कैसा हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। तो आज हमने इतना ही पढ़ेंगे, थोड़ी बहुत न्यूमेरिकल्स करते हैं, फिर उसके बाद एक सेपरेट वीडियो और बनाएंगे, उसमें सिर्फ हमारे कैसे होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे। आप इसको नोट करो, मैं रफ करता हूँ, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे।